गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माय स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कार्य को कंप्लीट कर लिया था। कार्य पूरा हो गया अपना। अब पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है वह उसकी क्या है? ऊर्जा। जैसे कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर दौड़ता है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो आप बताओगे कार्य किसने ज़्यादा किया? 5 किलोमीटर वाले में। क्यों किया? उसमें क्या ज़्यादा थी? ऊर्जा, क्षमता ज़्यादा थी। जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी वह ज़्यादा कार्य करेगा। समझ गए? इसे यदि परिभाषा देखो, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। जो जितना ज़्यादा कार्य करेगा उसमें उतनी ही ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा समझ गए? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप उस वस्तु द्वारा किया जा सकने वाले कार्य से करते हैं। किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी ये किसके द्वारा माप करते हैं? वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य की। कि किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा है इसका माप कैसे करेंगे? वो कितना कार्य कर सकती है, इससे ज्ञात होगा कि उसमें कितनी ऊर्जा है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आप सभी को पता है। आप कोई भी कार्य करोगे तो किसकी आवश्यकता रहेगी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या था? जूल। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्य का मात्रक क्या था? जूल। इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा की परिभाषा समझ में आ गया आपको? वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है वही क्या है? ऊर्जा। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है, यदि वो गति कर रही है या एक जगह स्थिर है, उसमें जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे बहते हुआ पानी क्या है? गति कर रहा है ना, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। बैठे हुए व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा रहेगी? यांत्रिक ऊर्जा। बैठे हुए व्यक्ति में ऊर्जा होती है? नहीं होती। ऊर्जा होती है तभी तो वो खड़ा होता है, तभी तो वो खड़ा होकर दौड़ सकता है। अपने पास दूसरी ऊर्जा आती है ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे घर में आग की चिमनी घर में सबने जलाई है। जलाने पर क्या होता है? उससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है, ताप निकलता है। सूक्ष्म कण मतलब उसके आसपास के जो कण होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? गर्म होके गति करने लग जाते हैं। गति करते हैं इसलिए जो चिमनी होती है ना उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। वो कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मा ऊर्जा। तीसरी अपने पास आती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, भोजन, कोयला, रसोई गैस आदि सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। बैटरी में क्या होता है? केमिकल क्या बोलते हैं हिंदी में? रासायनिक। बैटरी से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है? अपने को होती है। भोजन खाने से अपने शरीर में क्या आती है? ऊर्जा आती है। कोयले को जलाने से क्या आती है? ऊर्जा निकलती है। रसोई गैस जैसे आप सिलेंडर में एलपीजी गैस यूज करते हो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा। ये सभी किसके उदाहरण हैं? रासायनिक ऊर्जा के। अपने पास है चौथी विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम घरों में बिजली की जो भी युक्तियाँ काम में लेते हैं वह विद्युत ऊर्जा से चलती है।
विद्युत ऊर्जा वो होती है जो अपने घरों में बिजली आती है ना, वही क्या है, विद्युत ऊर्जा। पांचवी है गुरुत्वीय ऊर्जा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। आपको पता है कोई भी वस्तु है ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींचता है। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। कोई भी वस्तु आपने ऊपर फेंकी, उस पर नीचे क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। अपने पास छठी आती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन व संलयन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। आपके पास 6 प्रकार की ऊर्जा होगी। पहली थी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गति व स्थिति के कारण होती है। ऊष्मा ऊर्जा सूक्ष्म कणों की गति करने से होती है। जैसे आप कोई भी लकड़ी जलाओगे उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा ही क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा बैटरी, भोजन, कोयला, रसोई गैस आदि इसके उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा जो आपके घरों में बिजली आती है। गुरुत्वीय ऊर्जा किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन व संलयन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब आती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा किन के बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण है। अपने परिभाषा में पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति व स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। और हमने यहाँ भी देख लिया यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? योग होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है? योग। कैसे होती है? एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखो। उदाहरण के लिए जब हम एक हथौड़े को लकड़ी के गुड़के पर खड़ी कील पर प्रहार करते हैं तो निम्न प्रक्रिया होती है। अब एक उदाहरण से समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के बराबर कैसे होती है। ये क्या है? लकड़ी का गुड़का है, इस पर हमने क्या ठोकनी है? एक कील। ये अपने पास क्या है? हथौड़ा। ये आपका हाथ है। आपने हथौड़ा को हाथ में पकड़ा और एक स्थिति ऊपर ले गए। आप स्थिर हो, अभी ऊपर ही रखा है आपने, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। समझ गए? आपने यहाँ रखा। आप जैसे उसको नीचे गति कराओगे उसको मारने के लिए, तो वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। आपने नीचे लिया है, आपने कील को ठोक दी, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों दे दी। वो दोनों ऊर्जा जुड़ के किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में। देखो पहला पॉइंट है हथौड़े में भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आपने थोड़ा ऊपर उठाया, इसमें क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा। सही है। दूसरा पॉइंट देखो, जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो हम हथौड़े पर कार्य करते हैं एवं हथौड़े की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप हथौड़ा जितना ऊपर यानी जोर से मारने के लिए क्या करोगे? आप उतनी जितनी ऊंचाई पर ले जाओगी उतनी क्या हो जाएगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब हम बलपूर्वक हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं। अब आप क्या करोगे? जोर से किस पे मारोगे? कील की तरफ मारने के लिए हथौड़े को लाओगे, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। आप गति करके लाओगे तो उसको किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में, जो कील को गुड़के के अंदर तक भेज देती है। गतिज ऊर्जा आप यहाँ से तेज प्रहार करके ला रहे हो,
जैसे आप कील पे मारोगे, कील अंदर चली जाएगी। कील अंदर चली गई, कब गई? जब इसमें क्या थी, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलके काम किया, तो दोनों ऊर्जा मिलके किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में, और आपका काम हो गया, कील अंदर चली गई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यांत्रिक ऊर्जा कब प्राप्त होती है? जब अपने में स्थिति ऊर्जा का योग प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का योग आपस में जुड़ जाएगा, तो अपने को क्या प्राप्त होगी? यांत्रिक ऊर्जा। आपने एक उदाहरण से समझ भी लिया है, हथौड़े वाले उदाहरण से। आप एक बार और इस अभ्यास को आप घर पे भी करके देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गति के कारण जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है? गतिज ऊर्जा। जैसे देखो, समझो, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण होती है। किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण होती है। समझ गए? किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा है उसकी गति के कारण, वो कौन सी है? गतिज ऊर्जा। मतलब जो गति के कारण होगी वो कौन सी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण देख लो, नदी में बहता हुआ पानी। नदी में बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज क्या करता है? गति करता है। गति करेगा तो उसमें क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा। तेज हवा आदि सभी में कार्य करने की क्षमता उनमें विद्यमान गतिज ऊर्जा के कारण होती है। अब बताओ, बहते हुए पानी में इतनी ऊर्जा होती है कि वो किसी भी वस्तु को अपने साथ बहा के ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि वो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। समझ गए? तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण, नदी में बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ती हुई गाड़ी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, तेज हवा, आंधी, तूफान, ये सभी किसके हैं? गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। और ये अपने साथ किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्यों? उनमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब देखो, एक चित्र की सहायता से समझ लेते हैं और अपन इस पे एक सूत्र भी डेराइव करेंगे। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, क्या बोला इसने? एक m द्रव्यमान की वस्तु u छोटा है, u वेग से गतिशील है। कौन से वेग से? u वेग से गतिशील है। इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। माना कि वस्तु की गति किधर करिए? इधर, तो बल किधर लगेगा? इधर। इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, तो जिससे वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है। माना आपने बल लगाया, बल लगाने पर m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से इधर गति करेगी। गति करते हुए ये यहाँ तक पहुँच गई। कितनी दूरी विस्थापन हुआ? s दूरी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, m इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, जिससे वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है। m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से गतिशील है, इस पर बल कितना लग रहा है? F। समझ गए? और विस्थापन कितना हुआ? s। अब देखो, मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? u से v हो जाता है। माना प्रारंभिक वेग तो क्या था इसमें? u। अब इसमें थोड़ी देर कार्य करने के बाद में इसमें कौन सा वेग हो गया? v। तो यहाँ पे u क्या है? u तो है प्रारंभिक वेग, और v क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। सही है? ये तो क्या है? प्रारंभिक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है? अंतिम वेग। बल लगी रहा है इस पर। देखो,
मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v हो गया, u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। इस कारण उसमें त्वरण a हो जाता है। अब देखो वेग बढ़ता है तो क्या आता है, त्वरण, त्वरण क्या हो गया, a हो गया। गति के तरतीय समीकरण से गति की तरतीय समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ क्या देखो v क्या होता है, जहाँ v क्या होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, a क्या होता है, त्वरण, और s क्या है, विस्थापन। समझ गए। अंतिम वेग का होल स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर प्लस 2 त्वरण इंटू विस्थापन। ये क्या होती है, गति की तरतीय समीकरण होती है। यहाँ से अपने को किसका मान निकालना, एक का। ए का मान कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अपने को मान निकालना है त्वरण का, तो 2 इंटू एस का इधर भाग दे देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे हुए 2s बराबर a। ये किसका मान आ गया, एक का। किसका मान आ गया, एक का। अब देखो एक होता है न्यूटन का द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है कि बल द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F का मान m इंटू ए का मान अपने यहाँ से देखा, ए का मान क्या आया, वो यहाँ पे रख दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे हुए 2s। आपने कुछ नहीं किया, न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, बल द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे हुए 2s। ए का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, ये हो गया। अब देखो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल को F से डिनोट करते हैं, विस्थापन को S से। बताओ F का मान रखो, ये रहा F का मान, ये किसका मान है, F का। F का मान रख दो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। सही है। तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे हुए 2, s से s कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, कार्य बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम खोल भी सकते हैं कोष्टक को, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। देखो अपने पास एक स्थिति आती है, स्थिति क्या आती है, यदि वस्तु की प्रारंभिक गति शून्य हो अर्थात वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होकर विगति प्राप्त करती हो तो आपने क्या किया, वस्तु का प्रारंभिक गति या प्रारंभिक वेग क्या कर दिया, शून्य। मतलब u बराबर क्या कर लिख दिया अपने
जीरो। तो सूत्र में रखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m v स्क्वायर अंतिम वेग का होल स्क्वायर माइनस 1/2 m प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब देखो इसमें आपने क्या कर दिया, u की जगह क्या रखेंगे? जीरो। 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m जीरो का होल स्क्वायर। जीरो क्यों आया? अपने प्रारंभिक वेग क्या मान ली? शून्य या विराम। प्रारंभिक वेग किसमें? विराम अवस्था का मतलब होता है प्रारंभिक इसका वेग क्या है? जीरो है, तो जीरो रख दिया। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र अपने पास क्या आ गया? जब प्रारंभिक वेग क्या हो? शून्य, 1/2 m v स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया? सूत्र आ गया। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग। जब वस्तु के दो वेग दे रखे हो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र अभी मैंने बताया था 1/2 m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। जब आपके पास दो वेग दे रखे हो तो अंतिम वेग का होल स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर। जब अंतिम वेग दे रखा ओनली तो 1/2 m v स्क्वायर। ये किसका आ गया? गतिज ऊर्जा के दोनों सूत्र आगे। अगले वीडियो में इन दोनों पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।